हमारे ब्रह्मांड में इतनी सारी चीजें एक ही सेकंड में हो रही हैं कि उनका पता लगाना हम इंसानों की टेक्नोलॉजी के परे है। लेकिन इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि वैज्ञानिक रिसर्च करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। और यही कारण है कि पिछले 50 साल में हमने इतनी ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट की है जितनी पिछले 10,000 साल में भी नहीं की। अगर आने वाले 50 साल तक ये ग्राफ ऐसे ही चलता गया तो हम वह डेवलपमेंट कर बैठे होंगे जो हमने पिछले किसी भी साल या किसी भी सदी में नहीं किया होगा। हम यह तो जानते ही हैं कि यह सब विज्ञान की वजह से ही हो पा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि विज्ञान में भी किसी चीज को अप्रूव होने में काफी ज्यादा समय लगता है। सबसे पहले एक आइडिया आता है और यह आइडिया भी इमेजिनेशन पर नहीं बल्कि असली दुनिया पर बेस्ड होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें बहुत तगड़ी मैथ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इस आइडिया को थ्योरी में बदला जाता है और फिर इस पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट होने चालू होते हैं और फिर कहीं जाकर किसी चीज की पुष्टि होती है। आज तक वैज्ञानिकों को न जाने कितने तरह के अलग अलग स्ट्रक्चर और पिंड मिल चुके हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा। और आज हम आपको स्कैरी थ्योरीज पार्ट 2 में कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर और सेलेस्टियल बॉडीज की थ्योरी के बारे में बताने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 1, मून। यह नाम भले ही बहुत ज्यादा अजीब लगे और एक कार्टून वाला लगे, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर असलियत में हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हो सकते हैं। और यह कोई हवा में की गई बातें नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छी कैलकुलेशन के बाद सामने आई चीजें हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि सूर्य हमारी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है और कुछ उसी तरह से हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और अगर इससे भी थोड़े और नीचे लेवल पर आते हैं तो हमें दिखता है कि चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किसी चांद का भी चक्कर उसका कोई दूसरा चांद लगाए? यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी का अपना एक चांद है, तो क्या हमारे चांद का भी अपना एक छोटा सा चांद हो सकता है? वैज्ञानिक इस बात पर विश्वास करते हैं और इसीलिए उन्होंने इस स्ट्रक्चर की थ्योरी को दुनिया के सामने रखा है जिसे कहा जाता है मून। किसी ऐसे पिंड को कहते हैं जो किसी और चांद का चक्कर लगा रहा हो। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है क्योंकि अगर हम अपने चांद के ऑर्बिट में भी देखें तो उसमें कई सारी छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं और हमारा चांद नॉर्मल चांद के साइज से काफी ज्यादा विशाल भी है। इसलिए भविष्य में अगर हम किसी आर्टिफिशियल चांद को उसके ऑर्बिट में फंसा देते हैं तो वह उसका चक्कर बिना किसी दिक्कत के लगाता रहेगा। हालांकि खुद से उसका एक नया चांद बनना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों के चांदों के पास अपने चांद हो सकते हैं। हम इस बात को निश्चित होकर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वह हमसे काफी ज्यादा दूर मौजूद हैं और उनके बहुत भारी मात्रा में चांद हैं और उन सभी में एक एक पर रिसर्च करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहले एक मून के आइडिया को 2013 में वैज्ञानिकों द्वारा पब्लिश किया गया था और उसके बाद से इन पर कई सारी रिसर्च हो चुकी है। अभी तक हमें ऐसा एक भी स्ट्रक्चर नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि भविष्य में हमें ऐसी चीजें जरूर मिलेंगी क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में कोई ना कोई ऐसा चांद तो जरूर होगा जिसके पास अपना एक छोटा सा चांद होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि अगर वह काफी ज्यादा विशाल हुआ और उस चांद का भी चांद अगर हमारे चांद के बराबर हुआ तो उस चांद का भी एक और चांद हो सकता है। यह बात शायद आपको समझ ना आई हो, इसलिए आइए उसको आसानी से समझते हैं। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी का एक चांद है। खैर, अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि हमारी पृथ्वी के चांद का नाम लूना है। अब अगर इसका भी एक और चांद आ जाता है तो उसे हम मून कहेंगे। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा रेयर केस में इस मून को भी एक चांद मिल जाता है तो उस चांद को हम लोग मून कहेंगे। ये काफी ज्यादा पेचीदा है लेकिन पूरी तरह से साइंटिफिक है। इसके आगे किसी और चांद का होना काफी ज्यादा मुश्किल है और शायद ऐसा कभी हो भी नहीं सकता क्योंकि चांद और ग्रह के साइज के बीच में एक रेशियो लिमिट होती है। अगर उस लिमिट को किसी चांद का साइज पार कर देता है तो वह असल में एक चांद नहीं कहलाता बल्कि वह आपस में बाइनरी प्लैनेट हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले मून के कॉन्सेप्ट के बारे में पता था?
हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, द ग्रेट अट्रैक्टर। जैसा कि आप उसके नाम से ही पहचान जाएंगे कि यह कोई ऐसी चीज है जो किसी चीज को बहुत तेजी से खींच रही है और इसके खींचने की शक्ति काफी ज्यादा है। इस चीज को वैज्ञानिकों के द्वारा ब्रह्मांड में मौजूद सबसे डरावनी चीज का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसके बारे में ना तो वैज्ञानिकों को कुछ ज्यादा जानकारी है और ना ही ज्यादा मात्रा में जानकारी इकट्ठी की जा सकती है, क्योंकि इस पर रिसर्च करने के लिए काफी ज्यादा बाधाओं को पार करना पड़ेगा। इसके बारे में दुनिया के सामने सबसे पहले 1970 में जानकारियां आनी शुरू हुई थी, जब यह पता चला था कि मिल्की वे यानी हमारी आकाशगंगा का आधा हिस्सा कुछ ज्यादा ही गर्म है और उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को यह भी पता चला कि हमारी गैलेक्सी अंतरिक्ष के एक बहुत ही मिस्टीरियस भाग में 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही नहीं, बल्कि इसके आसपास के एरिया की जितनी भी चीजें हैं वह सब इसी चीज की ओर खिंच रही हैं। अगर बहुत सीधे शब्दों में बोलें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अंतरिक्ष के किसी कोने में कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसके पास बहुत ही भारी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल है, और यह इतना ज्यादा है कि अंतरिक्ष के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी तरफ खींच रहा है। सबसे डराने वाली बात यह है कि इस चीज से बचने का कोई भी तरीका नहीं है और ना ही हमें यह पता है कि इस चीज में जाने से हमारे साथ क्या होगा। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब वैज्ञानिकों को यह पता चलता है कि हम इस चीज पर बहुत खुलकर रिसर्च भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो यह चीज हमसे काफी ज्यादा दूर है, और दूसरी बात यह चीज कई सारे एस्टेरॉइड और कॉमेट के पीछे छिपी हुई है। आप यह कह सकते हैं कि इस चीज के सामने एक बहुत ही विशाल उल्का पिंडों की दीवार है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक उस पार नहीं देख सकते हैं और ना ही डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इस एरिया को दरअसल जोन ऑफ अवॉइडेंस कहा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक कभी भी यहाँ पर रिसर्च नहीं करते, और इसका कारण हमने आपको बता ही दिया। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के आधे भाग का तापमान बढ़ रहा है। आप में से कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आया होगा कि आखिर किसी चीज के खींचने से किसी चीज का तापमान बढ़ने का क्या रिलेशन। तो हम आपको बता दें कि जैसे जैसे कोई चीज अपनी गति को बढ़ाती है उसका तापमान भी बढ़ने लगता है, और यह तापमान इस वजह से बढ़ता है क्योंकि सामने से आने वाले भारी मात्रा में पार्टिकल इससे टकराने लगते हैं और प्रेशर भी बहुत तेजी से इसके आगे के भाग को दबाने लगता है, जिस वजह से पार्टिकल आपस में टकराते हैं और तापमान बढ़ने लगता है। ऐसा ही कुछ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केस में भी हो रहा है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर कई सारे ब्लैक होल मौजूद हो सकते हैं जो इतने ज्यादा गुरुत्वाकर्षण को अंतरिक्ष के अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कई सारे ब्लैक होल ना होकर एक बहुत विशाल ब्लैक होल मौजूद हो सकता है, जो शायद इस ब्रह्मांड का सबसे विशाल ब्लैक होल हो और वह इतने ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल को लगा रहा है। तीसरी संभावना यह कहती है कि यहाँ पर डार्क मैटर बहुत भारी मात्रा में मौजूद हो सकता है, जो चीजों को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींच रहा है, और इसका पता भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को नहीं छोड़ता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इकलौता ऐसा जरिया होता है जिससे वैज्ञानिक चीजों का पता लगा पाते हैं। जिस लाइट को आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में देखते हैं वह भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है। चौथी संभावना सबसे ज्यादा डरावनी हो सकती है और शायद सबसे ज्यादा एक्साइटिंग भी, क्योंकि इसके मुताबिक यहाँ पर कोई ऐसी चीज मौजूद हो सकती है जिसके बारे में ना वैज्ञानिकों ने कभी सुना हो और ना ही कभी सोचा हो, और ना ही इसके बारे में हमारे पास आज तक कोई थ्योरी आई हो। अगर ऐसा सच होता है और भविष्य में हम कभी इस चीज को ढूंढ पाते हैं या इस पर थोड़ी बहुत भी रिसर्च कर पाते हैं तो वह हमारे लिए बहुत ही बड़ी सफलता होगी, क्योंकि हमें किसी ऐसी चीज के बारे में जानने को मिलेगा जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना होगा, और इससे बाकी कई सारे सवालों का भी उत्तर हमें मिल जाएगा। खैर, अभी तो हम इस पर ना ही रिसर्च कर सकते हैं और ना ही किसी यान को वहां पर भेज सकते हैं। जब तक ऐसा कुछ नहीं होता तब तक हमें सिर्फ बैठकर थ्योरी ही बनानी होगी और अलग अलग छोटे मोटे तरीकों से इस चीज के बारे में पता लगाना होगा। नंबर 3, प्लूनेट। यह भी नाम आपको काफी ज्यादा कार्टून से जुड़ा हुआ लग सकता है, लेकिन यह भी एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है। सबसे खास बात यह है
कि यह कोई अंधेरे में तीर चलाने वाली थ्योरी नहीं है, बल्कि इस थ्योरी के सामने आने के बाद ही हमें इसके प्रमाण भी मिल गए थे। प्लूनेट नाम बिल्कुल एक प्लैनेट और मून के कॉम्बिनेशन जैसा लगता है और असल में यह कुछ है भी ऐसा ही। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ग्रह का चक्कर जो भी चांद लगाता है वह उसके गुरुत्वाकर्षण में पूरी तरह से लॉक होता है, लेकिन ऐसा ज्यादातर केस में देखा जाता है कि चांद इस तरह से किसी ग्रह का चक्कर लगा रहा होता है कि कुछ सालों बाद वह उससे पूरी तरह से फ्री हो जाता है। कई बार यह प्रोसेस धीरे धीरे और नेचुरल होकर चलता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रह में होने वाली किसी दुर्घटना, आपदा या फिर किसी और भयंकर प्रोसेस की वजह से वह चांद अपने ऑर्बिट से हट जाता है और उस ग्रह से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता है। ऐसे केस में प्लूनेट अस्तित्व में आते हैं। मान लीजिए हमारी पृथ्वी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारा चांद हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट से हट जाता है, तो उसके बाद से हमारा चांद नहीं रहेगा, क्योंकि वह किसी भी ग्रह का चक्कर नहीं लगा रहा है और इसलिए अब उसे प्लूनेट कहा जाएगा। यह दरअसल ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो पहले तो चांद हो लेकिन बाद में एक ग्रह में तब्दील हो गया हो। इसके कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन कारण और जिस कारण को वैज्ञानिक अपने सामने देख चुके हैं वह है टाइडल डिटैचिंग। इस प्रोसेस में किसी ग्रह के द्वारा लगाए गए टाइडल फोर्स की वजह से एक चांद अलग हो जाता है और फिर वह एक प्लूनेट बन जाता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि हमारा चांद भी हर साल हमारी पृथ्वी से करीब 3 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि कई अरब साल बाद यह हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट से ही हट जाएगा और एक प्लूनेट बन जाएगा। इनके बारे में सबसे खास बात यह है कि वैज्ञानिक इन्हें असलियत में भी देख चुके हैं और यह कोई थ्योरी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्लूनेट्स 100 में से 99 बार एक ऐसे ग्रह के होंगे जो पूरी तरह से गैस से बना हो और काफी ज्यादा विशाल भी हो। हमारे सौरमंडल में ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो गैस से बने हुए हैं। पहला है बृहस्पति ग्रह और दूसरा है शनि ग्रह। शनि ग्रह के पास सबसे ज्यादा मात्रा में चांद मौजूद हैं, यानी 82 चांद, और इसके बाद बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा मात्रा में चांद हैं। ऐसा कभी भी हो सकता है कि इतने सारे चांद में से किसी एक चांद की ऑर्बिट में ज्यादा एनर्जी आ जाए जिसकी वजह से वह उस ग्रह की ऑर्बिट से ही बाहर हो जाए। ऐसे में हमें अपने सौरमंडल में ही एक प्लूनेट देखने को मिल सकता है। यह जितना आसान सुनने में लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि ऐसा होने में ही न जाने कितने अलग अलग प्रोसेस लगते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें काफी ज्यादा समय भी लगता है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक उनके द्वारा लॉन्च की गई केपलर और टेस सैटेलाइट ऐसे प्लूनेट्स को डिस्कवर करने के लिए अपग्रेड की जा चुकी है। इससे हमें भविष्य में कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। टेस काफी ज्यादा कीमती सैटेलाइट है क्योंकि यह बहुत विचित्र चीजों को रिकॉर्ड कर चुकी है। यही वो पहली और इकलौती सैटेलाइट है जिसने एक असली ब्लैक होल को एक असली तारे को खाते हुए रिकॉर्ड किया था और इसका वीडियो नासा के चैनल पर भी मौजूद है। तो ये थे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन इनके बारे में अभी भी इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। आने वाले अगले वीडियोस में भी हम आपको ऐसी ही कई सारी थ्योरीज और स्ट्रक्चर्स को बताने वाले हैं। खैर, आपको इन तीनों स्ट्रक्चर्स में सबसे मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।